नमस्कार सभी लोगों को। आज बहुत ख़ास दिवाली का त्यौहार सभी लोगों के लिए बहुत बहुत ख़ास होता है आज का दिन, और हर घर में खुशी देखने को मिलती है। आज के दिन हम सभी के लिए, सभी इंडियंस के लिए ख़ास इसलिए है क्योंकि आज भगवान श्री राम ने जब दशहरे को रावण का वध कर दिया था, उसके बाद वो अयोध्या वापस लौटे थे। तो आज पढ़े लिखे लोगों के लिए सबसे बड़ा रावण जो है, रावण आज भी विद्यमान है, वो है बेरोजगारी का। किसी भी एवरेज परिवार में जब एक बच्चा पढ़ता है तो पेरेंट्स की और बच्चे की खुद भी तमन्ना होती है बड़ा होते होते कि मैं जितनी जल्दी हो सके जॉब में आ जाऊं। और फाइनली टारगेट यही होता है आपकी पढ़ाई पे, जो पेरेंट्स पैसा लगाते हैं और जब आप मेहनत करते हैं कि आप नौकरी पा जाएं या आप कम से कम कमाने के लायक बन जाएं, आपके अंदर ऐसी स्किल्स पैदा हो जाएं। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बचपन से काम किया जाता है। दिक्कत ये है कि जब हम लोग 12वीं तक पढ़ रहे होते हैं तब हम एजुकेशन सिस्टम में इस तरह के कामकाज नहीं समझ पाते, और बहुत बार स्कूली स्तर पर बच्चा पढ़ाई को सिर्फ ये मान लेता है कि बस मार्क्स लेने भर हैं, जबकि असलियत ये है कि अगर एक बच्चे का 6ठी से 12वीं तक का बेस मजबूत हो, अगर उसकी पढ़ाई के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, तो उसकी आगे भी पढ़ाई के प्रति एक पॉजिटिव समझ बनने की उम्मीद ज्यादा होती है। इसीलिए बच्चों को स्कूली स्तर पर ही बहुत ज्यादा मेहनत करनी सिखानी चाहिए। आगे जाके जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उन्हें फिर दिक्कत फेस करनी पड़ती है। देखिए, 12 साल की पढ़ाई 1-1.5 साल में होना बड़ा मुश्किल है, और अगर स्कूली स्तर से ही बच्चों को ये बात पकड़ में आ जाए कि कॉन्सेप्ट्स मुझे समझने चाहिए, मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ने में, किताबों के प्रति एक लगाव, एक जुड़ाव हर बच्चे में पैदा कर दिया जाए, तो बेरोजगारी का ये रावण काफी हद तक बचपन से ही इसका आकार इतना विकराल नहीं होगा और ये बौने रूप में ही खत्म करने के काबिल हर बच्चा बन सकता है। चलिए, ये तो बातें मैं बताती ही रहती हूँ। आज हमारे लिए खास इसलिए भी है, आज बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, बहुत सारे थोड़ा जल्दी में थे तो हम लोग उनके साथ बातचीत उतना टाइम नहीं दे पाए। कुछ लोग जल्दी में थे, कुछ हम लोग भी जल्दी में थे। 2 सिस्टर्स हैं मेरे साथ, दोनों बहनें हैं, और इनके पिताजी हरियाणा पुलिस में हैं। एक निशी है और एक डिम्पी है। दोनों बहुत मेहनती हैं, दोनों ने मेहनत की, लेकिन एक ही परिवार से हैं, एक जैसी स्कूलिंग, एक जैसी पेरेंटिंग, लेकिन दोनों की जो ड्यूरेशन थी तैयारी की वो अलग अलग थी। डिम्पी ने महज 1 साल 1.5 साल शायद मेहनत करके जो मुकाम हासिल किया, निशी को टाइम थोड़ा ज्यादा लगा, लेकिन दोनों बहनें आज गवर्नमेंट जॉब में यहीं पर हरियाणा में, एक दिल्ली में है, कार्यरत हैं, और दोनों ने अपने पिताजी का मान बढ़ा दिया है। तो ऐसी बेटियां अगर हमारे पास रहेंगी तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, और समाज में बेटियां अगर इस तरह से आगे बढ़ती रहेंगी तो चलिए, हमारे बीच में निशी है। पहले निशी, बताओ जरा अपने बारे में। नमस्कार, सबसे पहले सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम निशी है। मैं मार्च में डीडीए में लगी थी अभी। तो मैंने यहाँ पे आईसीएस में 2.5 साल कोचिंग ली थी। सफ़र थोड़ा सा लंबा था, बट एट लास्ट मंजिल तक पहुँच गए बस। अच्छा, कब तुम्हारी ज्वाइनिंग हुई निशी? मैम 9 मार्च। 9 मार्च, अभी 2021 में? यस मैम। अच्छा, और तुम लॉकडाउन के दौरान, तब लॉकडाउन लगा हुआ था ना, मार्च अप्रैल में। अच्छा निशी, कितने बार मन में ऐसा आया कि बस अब छोड़ देना चाहिए, अब मेरे बस की नहीं है पढ़ना, बड़ा मुश्किल है पढ़ाई, कुछ और कर लेती हूँ या छोड़ देती हूँ, यार क्या जरूरत है इतना टेंशन लेने की? मैम बहुत बार आया था ऐसे। तो आई थिंक कोई भी एस्पिरेंट है, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है, उसके माइंड में फेल होते ही सबसे पहले यही आता है। बट उसको आई थिंक मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, खुद को बनाना चाहिए कि उस चीज़ को फेस कर ले। क्योंकि कोई भी एग्जाम देते तो 2 ही चीज़ होंगी, या पास या फेल। तो मेन चीज़ होती है कि उस फेलियर को हैंडल कैसे करना है। बिल्कुल, फेलियर को हैंडल करना जिसको आ गया वो जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। ये एक फैक्ट है। तो तुमने कौन कौन से एग्जाम पास किए, बताओ जरा। मैम मैंने एसएससी जीडी का किया था, एसएससी सीएचएसएल किया था, सीपीओ का किया था, और भी बहुत सारे हुए थे। एक नाबार्ड वाला भी किया था। अच्छा। अब फाइनली डीडीए में ज्वाइनिंग हुई है। अच्छा, डीडीए में ज्वाइनिंग है। चलो, पिताजी कितने खुश हैं अब इस ज्वाइनिंग के बाद? बहुत खुश है मैडम। बहुत खुश हैं। तुम दोनों सगी बहनें हो ना? यस मैम। अच्छा, चलो, डिम्पी है हमारे बीच। डिम्पी, तुम बड़ी हो। हाँ जी। कितने साल हो गए ज्वाइनिंग को? मैम 5 साल दिसंबर में हो जाएंगे मेरे अच्छा, को। कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ अब तो कई इंक्रीमेंट लग गए होंगे। हाँ। चलो, बहुत बढ़िया। ये बताओ, जब तुम लग गई थी तब तो ये छोटी रही होगी निशी। फिर तुम इसको अपने लगने के बाद हमारे पास सेंटर में छोड़ के गई थी। हाँ जी। जब मेरी जॉब लगी थी उस टाइम इसकी 12th हुई थी। तो 12th होने के बाद सबसे पहले यही मैंने दिया था कि आईसीएस में जाना, वहीं से कोचिंग स्टार्ट करना। बेसिक तो एकदम से क्लियर हो चुका था इसका, लेकिन थोड़ा टाइम लगा, 2-2.5 साल, लेकिन इसका अब क्लियर हो गया और इसके लिए मैं बड़ी खुश हूँ। नहीं, बहुत अच्छी। एक बड़ी बहन का होता है कि भाई बड़ी लगी है, छोटी भी बस जल्दी से लग जाए। अच्छा, कितनी बहनें हो तुम लोग?
हम दो ही है, मैं बड़ी हूँ और निशी छोटी है। दोनों की ज्वाइनिंग हो गई। हाँ जी। पिताजी भी तुम्हारे किस में काम करते हैं? पापा हरियाणा पुलिस में है, वो भी बड़े खुश हुए थे जब हम दोनों लगे थे। अच्छा, तुम भी पुलिस में हो? हाँ जी, तो मैं पिताजी के साथ काम कर रही हो? हाँ, पापा की और मेरी दोनों की हमारी फरीदाबाद में ही पोस्टिंग है। अच्छा, तुम मेरे ख्याल एक रिलेटिव को और छोड़ के गई थी हमारे पास पढ़ने के लिए। हाँ, मेरे मामा जी का लड़का था, उनका शायद उसको 2 या 3 साल हो गए थे कोचिंग लेते, कहीं और ली थी उन्होंने, लेकिन हो नहीं पाया था। तो हम आईसीएस में लेके आए थे उसको, सर से हमने मिलवाया भी था। और उसी के बाद डिप्रेस था वो बहुत, सर ने उसको बहुत समझाया। उसी के बाद फिर नेक्स्ट जो भी वैकेंसी आई थी उसमें उसका क्लियर हो गया था हरियाणा पुलिस वाला ही। और अभी उसकी पोस्टिंग चल रही है गुड़गांव में। चलो, तुम बताओ, जब बार बार बच्चा फेल होता है और जैसे वो डिप्रेस्ड हो जाता है, पढ़ाई से मन हट जाता है, उस टाइम उस एक एवरेज परिवार के बच्चे के लिए पढ़ाई से हटने के बाद दूसरा क्या लगता है तुम्हें? क्या ऑप्शन ठीक है, पढ़ाई से हट जाना या फिर से वापस जुट जाना मेहनत? मेरे को तो ये लगता है अगर उसने स्टार्ट कर दिया ना कि पढ़ना ही है और जो भी लेना है, तो उसको हटना नहीं चाहिए। आता है, सबके मन में आता है, ये किसी एक पर्सन के लिए नहीं है या एक स्टूडेंट के लिए नहीं है कि फेल हो गए। फेलियर तो शायद हमारी लाइफ का ही ये स्ट्रगल है, प्रोसीजर चलता ही रहता है। तो फेल होना कोई गलत भी नहीं है। अब वही बात है कि फेल होना सिर्फ हमें समझाता है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो और लेकिन उससे हटना नहीं चाहिए। एक बार फेल, 2 बार फेल। अब मेरी सिस्टर का एग्जाम्पल ले लो, जब इसने स्टार्ट किया था 1 साल, जैसे मैं 1-1.5 साल में लग गई थी, लेकिन इसका हो गए थे, लेकिन फाइनल लिस्ट में ये रह जाती थी। लेकिन फिर भी ये समझाया इसको, ये खुद भी समझती रही, तो 2-2.5 साल में, लेकिन आज इसके पास एक गवर्नमेंट जॉब है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। तो फेलियर होना एक कुछ गलत बात नहीं है। ये हम यही सोचते हैं कि वो प्रोसीजर है कि हम सक्सेस तक पहुंचेंगे, वो सीढ़ी ही है एक। बहुत सारे बच्चे तो पेपर होने के बाद ही फेलियर मान के, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, तुम बता रही थी कि तुम्हारी ड्यूटी आई थी इसमें भी, तो बहुत सारे बच्चे तो पेपर देने ही नहीं गए हरियाणा पुलिस का। हाँ, फर्स्ट डे वो पेपर देने आए बहुत सारे, सेकंड डे और थर्ड डे वो कम होते गए स्टूडेंट्स की, जितने एवरेज थे आ रहे थे, जिन्होंने फॉर्म भरा था, पेपर का लेवल देख के उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन ये नहीं सोचा कि वो लेवल तो सबके साथ से ही सेम है, अगर कोई दूसरा उसके साथ बैठ रहा है तो लेवल तो उसके लिए भी सेम है। अब डिपेंड करता है उसने मेहनत कितनी की होगी। बिल्कुल, मतलब जो मेहनत करेगा, तुम्हें क्या लगता है वो कम से कम रणभूमि में जाके लड़ने के लिए कोशिश तो करेगा? बिल्कुल, बिना लड़े ही हथियार डालने वाले बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगी, क्योंकि तुम कामयाब हो? ये पहले दिन पेपर हॉस्टल नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैली थी, उसके ऊपर तुम क्या कहोगे? उसके कारण जो है कितने ज्यादा बच्चे जो पेपर देने ही नहीं गए, उनका क्या होगा? ये उन बच्चों के लिए जो पहले पेपर देने आ जाते हैं ना, तो जिनका पेपर नेक्स्ट डे है या दूसरी शिफ्ट में है, आई थिंक उनको उनमें मोटिवेट करना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये यही रीजन रहा है कि बच्चे फर्स्ट डे गए पेपर देने, सेकंड और थर्ड डे नहीं गए, कि जो फर्स्ट डे पेपर देने गए उन्होंने उनको डिमोटिवेट कर दिया कि भाई लेवल ऐसा है, ये है, और उन्होंने शायद खुद भी फिर पेपर देखे होंगे तो इस चीज से सोच लिया। लेकिन ये चीजें सिर्फ सोचने से नहीं होगा, पेपर तो उनको देना ही पड़ेगा। तो अब जो हथियार तैयार किए उस हथियार को रणभूमि में लेके तो जाए, अगली बार और ज्यादा स्ट्रोंग होंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगी मैम कि फेलियर को ये ना सोचे कि एक नेगेटिविटी है, इसको पॉजिटिव लेके चले और आगे बढ़े। 2 साल 3 साल लगेंगे लेकिन हो जाएगा। और आईसीएस के लिए मैं तो यही कहूंगी, अगर कोई बच्चा 12th भी कर रहा है, कोचिंग के लिए सोच रहा है, तो वो आईसीएस में आए और कोचिंग ले। हो सकता है कि टाइम लगे उसको, लेकिन हो जाएगा। यहाँ पे 100% इस चीज की, हम दोनों सिस्टर इस चीज के लिए कह रहे हैं कि टाइम लगेगा बट उसका क्लियर हो जाएगा। और जॉब की अपनी ही एक वैल्यू है। तुम्हारा तो पहला ही पेपर था ना? हाँ, ये मेरा फर्स्ट ही पेपर था और सबसे पहले मैंने आईसीएस में ही कोचिंग ली थी और 1-1.5 साल में मेरा फर्स्ट वैकेंसी निकली थी। 1-1.5 साल में मैंने इसी के दौरान तैयारी करी थी और मेरा फर्स्ट ही हो गया था ये पेपर हरियाणा पुलिस का। तुम्हारे कितने फेल हुए निशी? सर मेरे भी 5-6 तो हुए ही होंगे स्टार्टिंग में, मतलब फर्स्ट टायर क्लियर हो गया, फाइनल में रह गया, तो ये सबसे ज्यादा दुख होता था। बट आई थिंक एक स्टूडेंट को ना उस टाइम को भी एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि एट लास्ट कुछ भी हो इंसान को सबसे पहले खुश होना चाहिए। जब तक वो खुश नहीं है कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग तो नेगेटिविटी से इतने भरे होते हैं, मतलब उन लोगों का तो मुझे लगता है कोई उपचार नहीं है जो नेगेटिविटी से भरे हैं। पहली चीज जो है सक्सेस की मूल मंत्र वो ये है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी हो। ये पहली नीड है। बिल्कुल। देखिए, हम इन दोनों बहनों के साथ हैं और दोनों कितनी प्यारी लग रही हैं, दोनों बेटियां बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत। और नाज होता है मुझे जब मैं इस तरह की बच्चियों से मिलती हूँ और मुझे अच्छा लगता है मिलवाना। देखिए, बच्चों, पेपर का लेवल अभी निशी ने भी कहा और डिम्पी ने भी कहा,
पेपर का लेवल टफ और आसान सबके लिए होता है। ऐसा नहीं है कि पेपर किसी के लिए बहुत आसान था, किसी के लिए बहुत टफ। ये टफ था तो हर एक के लिए था, आसान होता तो भी हर एक के लिए होता। मेजर बात ये होती है कि आप उस पेपर के लिए, जब सबको वो सेम चीजें आती होती हैं, आप उन आते हुए में से कितने गलत कर देते हो। अगर क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो किसी को भी नहीं आ रहे हैं, तो वो तो कंपटीशन का पार्ट ही नहीं है। जब क्लेरिकल का एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम, तो मैथ्स था, कंप्यूटर था, आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन उसने कंपटीशन भी क्रिएट नहीं किया। कंपटीशन क्रिएट किया था उस पोर्शन ने जो सबको आता था और आते आते लोगों ने गलत कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी समझने की जरूरत है। और एक और चीज, जैसे कुछ स्टूडेंट्स, अभी डिम्पी बता रही थी, इसकी ड्यूटी लगी हुई थी फर्स्ट सेकंड थर्ड डे, तो इसने बताया कि बच्चे घटते चले गए, एग्जाम देने ही नहीं गए। ये कितना बड़ा आप ये मान लीजिए, ये दिखाता है कि बच्चे कितना नेगेटिव हो गए पहले ही, पेपर देने से पहले ही। पेपर तो कम से कम दे के देखना चाहिए था कि पेपर कैसा आया, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर कट ऑफ नीचे भी जाती है तो वो सबके लिए नीचे जाएगी। ऐसा नहीं है कि 1 के 90 आ रहे हैं और 1 के 20 आ रहे हैं। पेपर अगर टफ था तो सबके लिए था, इजी होगा तो भी सबके लिए होगा। और देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहे हैं। जब मैं पेपर भरती थी तब भी ऐसा ही था। मेरे खुद के एग्जाम में DSSB में वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पता नहीं क्या क्या आया था, मुझे क्वेश्चंस भी नहीं आते। लेकिन वो पोर्शन जिसपे मेहनत करनी होती है, अगर आपने उस पर मेहनत कर रखी है तो फिर बात दिक्कत में नहीं आती है। और रही बात एक पोर्शन आना ना आना, तो देखिए इसको बहुत आसान नहीं है कि ये सब चीजें हमेशा आपके अकॉर्डिंग हो या हमारे अकॉर्डिंग हो। इन सब में हमेशा प्रेडिक्शंस नहीं की जा सकती, और जैसा पेपर आता है उसमें हमें अपना बेस्ट करना है। यही आपके पॉजिटिव होने का परिचय देता है। तो कोशिश कीजिए जितना आप पेपर की तैयारी करें, बेस्ट करें। और NCERT को अब मैं देख रही हूँ लगातार बेस की बहुत जरूरत है बनाने की। 9वीं 10वीं के SST के बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट NCERT से उठाए गए हैं। मैं अब, क्योंकि हम लोग स्कूली लेवल पे काम कर रहे हैं, तो NCERT बच्चों को पढ़ाती हूँ। लाइंस एज इट इज उठा के पूछी गई है 9वीं 10वीं की। जैसे सतत विकास वाला है, GDP NDP वाला क्वेश्चन है, NSSO वाला क्वेश्चन है, ये इटली वाला क्वेश्चन है, एक वो SI में जर्मेनिया वाला आया हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो NCERT को फोकस करके लिए गए हैं। तो NCERT पढ़नी पड़ेगी। और अभी मैंने स्टार्टिंग में कहा कि स्कूली शिक्षा में काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर स्कूल का बेस मजबूत होगा तो बच्चे को पढ़ने की आदत भी पड़ जाएगी। और अगर बच्चे को पढ़ने की आदत होगी तो वो रटे रटाए प्रश्न अब नहीं आएंगे कि टीचर बोलेगा और बच्चा सीख लेगा। टीचर एक समझ पैदा कर सकता है, पर फाइनली मेहनत करनी पड़ेगी हर एक स्टूडेंट को जिसको नौकरी की इच्छा है। सिर्फ ऐसा सोचने से कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, टीचर ने बताया बस उतना कर लूं, उसके इर्द गिर्द भी आपको थोड़े हाथ पैर मारने पड़ेंगे। चलिए आप। नमस्कार सब लोगों को, हैप्पी दिवाली। और दीपावली जो है ना मनाने का तरीका जो है, मज़ेदार तरीका ये है कि ये लड़कियां जैसे जो है गवर्नमेंट जॉब में है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। और डिम्पी है, अब जो मेरे सामने डिम्पी है। डिम्पी, जॉब लगने से पहले और जॉब लगने के बाद में घर में क्या डिफरेंस आ गया तुम्हारे में? सर आई थिंक सबसे बड़ा तो इतना है कि हमारे साथ साथ हमारे फैमिली प्राउड करते हैं इस बात पे। बहुत जैसे हम 2 बहनें हैं तो दोनों बहनें गवर्नमेंट जॉब पे हैं। तो पहली बात तो ये कि जो हमारी आज के टाइम में सोसाइटी बनी हुई है कि सबको जवाब देना पड़ता है। अगर जॉब घर में बच्चों की नहीं होती तो अब कोई क्वेश्चन ही नहीं पुट करता कि मेरे पेरेंट्स से कोई ये पूछे कि तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। उनको दिख रहा है भाई हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। और तुम्हारे जो साथ जो पढ़ने वाले बच्चे थे, जैसे डिम्पी तुम्हारे साथ भी होंगे, कुछ लड़कियां रह गई होंगी, निशी तुम्हारे साथ भी पढ़ने वाली कुछ लड़कियां जो है रह गई, तुम्हारी तैयारी में और उनकी तैयारी में क्या डिफरेंस था? सर आई थिंक वो एक पर्सनल बिहाफ पे होता है अपने, कि कोई पॉजिटिव फील करते कोई नेगेटिव। लाइक किसी ने 2 साल कोचिंग ली तो उन्होंने वही ड्रॉप कर दिया कि भाई नहीं हो रहा, तो बस जितना करना था हो गया। और किसी को बस यही रास्ता दिखता है कि हाँ बस लास्ट यही ऑप्शन है, तो वो कभी छोड़ेगा ही नहीं उस चीज को। जैसे उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो अब वो क्या करें? तुम्हारे से बात तो होती होंगी तुम्हारी फ्रेंड्स की? सर कुछ की शादी हो गई है। नहीं, शादी होना तो एक अलग बात है। शादी होना अर्निंग का पार्ट नहीं ना, शादी तो एक लाइफ का पार्ट है। चलो भाई शादी हो गई, लेकिन जो है वो हाउसवाइफ ही बन के घर पे ही बैठ गई। जैसे बच्चों जो है, देखो 2 बातें मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा आप लोगों के सामने जो है ना। जैसे गवर्नमेंट जॉब का आपने टारगेट बना लिया, और अब जैसे पेपर जो है बाहर से आ गया, अंदर से आ गया, पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, हरियाणा जीके नहीं आया, नेगेटिविटी फैल गई। पहले दिन जो है, जैसे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि जो है बच्चों के पक्ष में नहीं बोले गए, सरकार के पक्ष में बोला। पहले दिन पेपर हुआ, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी फैला दी गई थी, हो सकता है पेपर देने अगले दिनों वाले जाते ही ना।
उन बच्चों का मनोबल इतना ज्यादा तोड़ दिया कि पेपर देने की उन्होंने सोची कि जो चलो छोड़ो। अभी जैसे निशी ने बताया, ये हमारी बातचीत भी नहीं थी और ये मुझे पता भी नहीं था कि इसकी जो है ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन इसने बताया पहले दिन जो पेपर देने गए, दूसरे दिन इतनी ज्यादा नेगेटिविटी होने के कारण बच्चे कम गए और तीसरे दिन और ज्यादा कम गए। लास्ट शिफ्ट में जो एवरेज जो अटेंडेंस थी वो सबसे कम थी। इसका असर देखो, कितने लोगों ने पूरी तैयारी की और पेपर देने ही नहीं गए और पेपर की तैयारी के बावजूद जो है लोग वहां तक नहीं पहुंचे। तो ये कितना ज्यादा गलत है और इस नेगेटिविटी के चलते कितने ज्यादा युवा पढ़ाई लिखाई सब चीजें छोड़ देते हैं, निराश होकर के अपने घर बैठते हैं। तो ये नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बुरा हाल मचाती है। तो आप लोग जो है ना, जैसे अपने जीवन से इस बेरोजगारी के अंधकार को दूर अगर करना चाहते हो तो कंटिन्यूअस तुम्हें पढ़ाई रूपी दीपक अपने घर में जलाना पड़ेगा। ये कंटिन्यूअस पढ़ना पड़ेगा, चाहे 2 महीने में तैयारी हो तुम्हारी, चाहे 6 महीने में तैयारी हो, चाहे जॉब लगने तक हो। डिम्पी, मेरे ख्याल से तुम्हारे टाइम पर हम लोगों ने एक बैच बनाया था जिसमें 100% गारंटीड जॉब वाली बात थी, है ना? तुम थी उस बैच में? तुम नहीं थी सर, उस टाइम जब मैं आई थी तब शायद वो फर्स्ट ही बैच था। हाँ, जब हमने join पर वो तो 13 में 14 में था। सर तुम बाद में आई थी। जब मैंने ज्वाइन किया था तो तब वहां पे जैसे मैंने तो जब 12th होने के बाद जब सेंटर देखे तो उसमें सबसे पहले ये लाइन यही लगी रहती थी कि 100% जॉब की गारंटी है। हाँ। तो मे बी तब शायद स्टार्ट हो चुका था। तो ये बैच जो ना, जो गवर्नमेंट जॉब की 100% गारंटी वाला बैच है, जैसे इस नेगेटिविटी को तोड़ने का काम आईसीएस ने पहले भी किया है और अब भी करेंगे हम। और गवर्नमेंट जॉब 100% गारंटीड, लेकिन उसके अंदर हर रोज तो अटेंडेंस होगी भाई तुम्हारी और हर रोज काम चेक किया जाएगा। इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट हमें लगाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे और उसके अंदर तुम पढ़ो, सिलेक्शन ना हो तो हम जिम्मेदार। अब भी हम हर एक बच्चे के लिए जिम्मेदार हैं। कोई भी बच्चा अपना पेपर लेकर के आएगा, सोमवार को क्लास में हम बैठेंगे और जो भाई हमारा पेपर पास होने लायक नहीं था, पेपर आसान होता है तो कट ऑफ लिस्ट ऊपर जाती है, पेपर मुश्किल होता है तो कट ऑफ लिस्ट नीचे होती है। और ये नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग, एसआई का पेपर हुआ नेगेटिविटी फैलाने लग गए, फीमेल कांस्टेबल का एग्जाम हुआ तो नेगेटिविटी फैलाने लग गए। इन लोगों को पता है कि इनके बच्चों का और इनका होना नहीं है सिलेक्शन, इस कारण से अपने आप को बचाने के लिए नेगेटिविटी का सहारा लेते हैं। अब जो कांस्टेबल वाला पेपर हुआ तो फिर से नेगेटिविटी। अरे भाई, नेगेटिविटी तो फैला दोगे तुम, बच्चों को पढ़ाई से दूर तो कर दोगे। असल मसला है बच्चों को पढ़ाई के साथ जोड़े रखना, असल मसला बच्चों को पढ़ाई के साथ जोड़े रख के उनको सिलेक्शन तक भी पहुंचाना। इन बातों के ऊपर आप कितना ही जो है, जैसे नेगेटिव बोलने वाले लोग तुम्हें कहां पहुंचाएंगे। जितने लोगों को ये नेगेटिव बोलने वाले लोग अच्छे लगते हैं तो फाइनली वे बेरोजगार हैं, बेरोजगार रहेंगे। उन्होंने बेरोजगारी अपनी नियत में रख ली है, नियति में। तुम लोगों के सामने भी कुछ बच्चे तो नेगेटिव रहते होंगे और ये करते होंगे इस प्रकार से। बहुत ज्यादा सर, जब हम मतलब कोचिंग सेंटर की ही बात करें या हम स्टूडेंट से बात करते हैं, जैसे कि मेरा पहले काम था कि मैं इंस्ट्रक्टर थी तो मैं पढ़ाती थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को आईसीएस के मिले थे। जैसे हम मतलब अब जैसे जॉब में है डिम्पी वहां पर जो है करनाल में उसमें थी मधुबन पुलिस, उसमें इंस्ट्रक्टर थी वहां पर। तो वहां पर जो बच्चे जाते थे बहुत लोग होते थे आईसीएस के। हाँ। मतलब तो जाते ही वो मेरे को पहचान ही लेते थे। कैसे? सबसे पहले उनका क्वेश्चन यही होता था, मैम आप आईसीएस से पढ़ी हुई हो ना? हाँ। तो हम ऐसे ही बात चलते, वो अपने साथ के बताते, कह रहे कि हमारा हो गया तो ये अच्छी बात है, लेकिन हमारे दोस्तों का नहीं हुआ तो उन्होंने छोड़ दी कोचिंग लेना या फिर स्टडी करना छोड़ दिया। तो ये एक बहुत नेगेटिव बात है कि ऐसे छोड़ देना या फिर उससे किसी भी कोचिंग सेंटर को एक टारगेट बनाना कि नहीं हुआ। वो शायद हमारी वीकनेस रह जाते हैं कहीं कहीं, लेकिन हर एक कोचिंग सेंटर तो अपना 100% देता है। जैसे मैं आईसीएस में पढ़ी हूँ तो मैं यहाँ की कह सकती हूँ कि 100% दोनों तरफ से मिलता है, एक स्टडी को लेके भी और एक जो टीचर हमें मोटिवेट करते हैं। अब मेरे को प्रीमल सर ने खूब मोटिवेट किया, बबीता मैम ने खूब, इनफैक्ट हमारे पूरे बैच को किया। तो वहीं पे फर्क रह गया कि बच्चों ने इस बात को कैसे लिया। ये सर होता है, बहुत नेगेटिव चीजें हमें बहुत मिलती है सुनने को भी। चलो भाई, अब तुम जो है अपना रास्ता देखो। तुम लोग जो है नेगेटिव वालों के पक्ष में हो, विरोध करने वालों के पक्ष में हो। हर पेपर आएगा, पहले जितने पेपर हुए एंटी, अब जो आगे पेपर होंगे उनका वही हाल फिर से भी होना है। तो आप लोग अपने मेंटर को जरूर चेक कर लेना और इस बात को देख लेना कि आप लोगों को बाद में विरोध करने वालों के पक्ष में खड़ा होना है या सिलेक्शन होने वालों के पक्ष में। जी, एक भाई साहब लिख रहे हैं, डिम्पी और निशी, ये पैसे देकर बुलाई गई है लड़की। आप ये देखिए नेगेटिविटी का माहौल। पैसे में और
खुशी में शायद कुछ नजर नहीं आ रहा है, एक खुशी नहीं दिख रही चेहरे पे। हाँ, ऐसे लोग बड़े अंधे होते हैं। हाँ, ये सच में अंधभक्ति में ही विश्वास करते हैं, जिनका खुद कुछ नहीं हो सकता। नहीं, और पैसे दे के अपनी बेइज्जती कौन कराएगा, है ना। ये भाई क्या ये जॉब नहीं लगी हुई? हाँ, सही पहला बात है, सवाल ये पहली है। बात तो हाँ। क्या इनको नहीं, जो है और सोनीपत एक- के स्टूडेंट नहीं जानते क्या इनको? अरे आप ये देखो, वो भाई जो ये बात कर रहे थे कि ये पैसे देके बुलाएं, तो इंस्ट्रक्टर मधुबन में जाके पैसे देके अगर आप लग सकते हैं या आपका कोई जानकार लग सकता है तो आप भेज दीजिए पैसे लेकर। अगर ऐसे इंस्ट्रक्टर लग जाते हैं अगर, तो आप भी भेज दीजिए। और जो चलिए, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो तो सब वहीं मिलेंगे, हाँ सबको हाँ पता हाँ है वहाँ का बिल्कुल। माहौल भी। देखिए, ये तो बात हुई कि किस तरह के लोग हैं। आप ये देखिए, सामने लगी हुई लड़कियां हैं, वो 5 साल से कमा रही है, उसकी छोटी सिस्टर भी लग गई है दिल्ली में। अब जो इनमें भी कमी ढूंढ सकता है, वो बेचारा कितना नेगेटिविटी से भरा हुआ है, और ऐसे लोगों का तो भगवान भी भला नहीं करेगा। देखिए, एक चीज और कहूंगी, जितने बच्चे सुन रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं या कोई टीचर है या कोई यूट्यूबर है या कोई लाइब्रेरी में जहां आप जाते हैं, देखिए सबके पास अपनी अपनी स्किल्स हैं, सब कमा के खा रहे हैं और खा लेंगे। सबसे बड़ा जो फर्क पड़ेगा ना, वो एक स्टूडेंट के ऊपर पड़ेगा, उसकी लाइफ पर पड़ेगा। अगर आप नहीं लगते हैं या आप लग जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपका जीवन प्रभावित होता है। न ही कोचिंग सेंटर्स के ऊपर फर्क पड़ता है, न ही किसी और चीज के ऊपर। लग जाएंगे तो आप अपने जीवन को संवार लेंगे, सुधार लेंगे, बेहतर बना लेंगे, और अगर रह गए तो फिर रह ही जाएंगे। जिन लोगों ने जिस भी चीज का विरोध किया, देखिए गलत का विरोध करना अच्छी बात है, लेकिन विरोध के साथ ये भी देखना चाहिए कि उसका अंजाम क्या हुआ। अगर एक विरोध को करके आपने छोड़ दिया तो वो तो आपने टाइम खराब किया। या तो विरोध को करें तो फिर सच में इस तरह से करें, अगर सही चीज के प्रति आप खड़े हो रहे हैं, कि आप उसमें अपनी बात को सरकार के सामने इतना अच्छा रिप्रेजेंट करें और आपकी बात में इतना दम हो कि लोग आपकी बात सुने। अगर आप एक फॉर्मेलिटी के लिए विरोध कर देते हैं तो फिर उसका फायदा नहीं होता। और ऐसे विरोध करने में कि हर चीज का विरोध करेंगे तो ये बेवकूफी है। अपने टाइम को ना गवाएं। अगर सच में कोई चीज पेपर लीक होता है, अगर पेपर की पहले से ही बाहर आ जाती है, अगर बड़े लेवल पे चीजें गड़बड़ में हैं, तो विरोध कीजिए, करना भी चाहिए। लेकिन अगर पेपर टफ आ गया, इस चीज का विरोध कर रहे हैं सिर्फ कि पेपर टफ आ गया, तो पेपर तो अनप्रिडिक्टेबल हमेशा से थे और आगे भी रहेंगे। ये आपको समझना पड़ेगा। हमें अपनी तैयारी का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, समय की जरूरत को समझते हुए। जो इस बात को जल्दी समझ जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा, और जो रोता रहेगा 4 साल बाद, आप ये देखिए कितने ही लोग डिम्पी के साथ, निशी के साथ जो नेगेटिव थे वो रह गए। आज वो लड़कियां शादी करके कहीं होंगी, इसी तरह कितने लड़के अपने काम धंधे कुछ छोटा मोटा पकड़ लिया होगा, मिला होगा तो, नहीं तो बहुत लोग बेरोजगारी की लंबी लाइन में लग गए। तो ये ना पर्सनल हर एक को देखना पड़ेगा, भैया मेरा जीवन अच्छा कैसे बनेगा, मैं अपने जीवन के लिए खुद जिम्मेदार हूं। ऐसे हर स्टूडेंट अपने जीवन के लिए खुद जिम्मेदार है। वो किस टीचर को चुनता है, वो क्या रास्ता चुनता है, वो पेपर देने जाता है नहीं जाता, वो पेपर में कहां स्टैंड करता है, अपनी गलतियों को ढूंढता है या पेपर की कमियों को ढूंढने लगता है, ये उसका पर्सनल अपना डिसीजन है। लेकिन एज अ टीचर, या जो मुझे लगता है, मुझे जो जितनी समझ मेरी है इस जीवन में, जितना मैंने समझा, पहली जरूरत होती है आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जो आपको करना चाहिए वो कीजिए। देखिए सरकारें जो विरोध किया था हाँ, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं, एसआई के विरोध का कुछ हुआ नहीं ना। बात यही है, या तो उस विरोध को आप एंड तक लेके जाएं कि भाई गलत है तो फिर नहीं, ठीक है, 13 तारीख को जो री एग्जाम हुआ उसमें से कितने बच्चे लगे? उसका कोई उसका प्रूफ जैसे भी नहीं है ना। वो जो बातें बोल रहे थे उसका क्या असर पड़ा? वही अब इस चीज को भाई एसआई का एग्जाम था, एसआई के एग्जाम के ऊपर खूब ज्यादा विरोध हुआ। एसआई के एग्जाम के ऊपर इतना ज्यादा हल्ला भी मचा कि 26 तारीख को कुछ सेंटर्स का जानबूझ करके सेंटर जो है वो पेपर कैंसिल कर दिया गया, उनको दोबारा चांस दिया गया। दोबारा चांस देने के बाद वे अपने प्रियजनों को उसमें से लगा देंगे। तो जो ऐसा कहने वाले लोग थे वो अब जरा इसके ऊपर बताएं कि 13 तारीख की आवाज हम पहले उठा रहे थे, 13 तारीख के ज्यादा लोग लगने थे, तो 13 अक्टूबर को जो री एग्जाम हुआ था 3 सेंटरों का, 350 के आसपास लोगों ने जो है पेपर दिया था, 37 बच्चों का उसमें से जो पेपर पास हुआ था। अब फाइनल में कितने बच्चे वहां से लगे, और वे लोग अपनी उस बात के ऊपर पुख्ता क्यों नहीं खड़े होते? अब जो 13 तारीख वाला उसका तो जो मामला जो विरोध कर रहे थे उसका तो कहीं जो है जमीन ही नहीं मिल रही। अब जो तो वो एसआई वाला जो है वो मामला छोड़ करके अब चलो जो है विरोध करेंगे कांस्टेबल के एग्जाम का। इससे भी कुछ नहीं होना है। कुछ नेगेटिविटी फैला दी फीमेल कांस्टेबल वाले एग्जाम से, कुछ एसआई वाले एग्जाम से, अब और कांस्टेबल के अब उससे उनको कोई मतलब नहीं, किसी चीज से कोई लगे ना लगे, उनको अपना जो काम धंधे से ये कहानी है कि हाँ अब बच्चों को गलत बातें बोल करके बच्चों को अपने पक्ष में करना एक सेकंड का काम है। सच्ची बात बोल करके बच्चों के सम्मुख खड़े होकर के बताना कि गलत और सही क्या काम है, ये बहुत साहस की बात है और इस काम को हम हमेशा करेंगे। जो ये इस प्रकार की बातें हैं ना, ये बच्चों को गलत रास्ता भटकाना है। पेपर मुश्किल आ सकता है, पेपर आसान आ सकता है, पेपर में एक आधा सब्जेक्ट कम या ज्यादा हो सकता है,
क्या हमारे पास पढ़ने वाले बच्चों ने ये बातें नहीं सुनी? तुम लोगों ने कभी नहीं सुनी ये बातें कि पेपर में क्या आ जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता? हाँ सर, सुनिए, आपने हमेशा ही बोला है हर पेपर से पहले पेपर में कुछ भी आ सकता है। जो तुम्हें आता है पेपर, वो जो उसको सही से सॉल्व कर दो, सिलेक्शन हो जाएगा। इतनी सी बात जो लोग कर देते हैं वही सिलेक्ट हो जाते हैं। इसमें कहां कौन सी नई बात है? और मैं आज जो ये बात बोल रहा हूं, ये कौन सी नई बात है? मैंने पहले नहीं बोली ये बातें। चलिए, ये बच्चे जो है सिलेक्ट हुए, तुम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, तुम्हारे घर वालों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और अपने भाई को भी जो ना पढ़ा करके उसको जो ना घर पे मत बिठाओ, वरना रह जाएगा। हाँ, जॉब लगने तक पढ़ाओ उसको, है। उसको ये वीडियो दिखाना, उसको बोलना कि देखो तुम्हारे लिए संदेश बोला। क्या नाम है उसका? हर्ष। हाँ, हर्ष को क्या मैसेज दोगी? डिम्पी, तुम बड़ी हो, बड़ी बहन का कर्तव्य है भाई, छोटे वाले भी सही लाइन पे चले। मैम बस मैं भाई को इतना ही कहूंगी, जैसे मैं सबको कहती हूँ कि डिमोटिवेट ना हो। जैसे थोड़े टाइम से अब उसको, वो शायद कोचिंग सेंटर इसी करके नहीं आता है कि भाई कहीं बात नहीं बन रही है, पेपर हो नहीं रहा है, तो बस उसके लिए यही कहूंगी कि पॉजिटिव रहे बस हमेशा। उसके साथ साथ हमारी भी खुशी है कि हम बार बार उसको डिप्रेस ना देखें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, काफी लंबी बातचीत हम लोगों ने कर ली, और लास्ट में निचोड़ यही है बच्चों, देखो बच्चों के हक में आवाज नहीं उठाते। जब जरूरत थी तो हम लोग जो है हर जगह पर देखो मोर्चे बच्चों, पर, हर मोर्चे पर आगे जब पेपर लीक हुआ गलत हुआ, तो आईसीएस नहीं हो हमेशा, रही थी तो हम सबसे आगे बोले। हाँ, जब भर्तियां नहीं हो रही थी, जब सब कुछ खुल गया था मार्केट और क्लासेस नहीं लग रही थी सिर्फ, तब सर ने बिल्कुल आवाज उठाई। लेकिन अब जो है ना, ये जो मुद्दे हैं, इनका एक कोई बहुत अच्छा ग्राउंड नहीं है बच्चों। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अब सिर्फ पढ़ के ही आगे निकल सकते हैं। ये बात अगर आप किसी को भी कहेंगे जो समझदार हैं और जो खुद सच में जॉब्स में है ना मेहनत करके, आप उनसे बातचीत करके देखिए, वो सब यही कहेंगे कि जब हम पढ़ते थे तब भी कोई प्रेडिक्टेबल नहीं था, कुछ भी आ जाता था। कोई भी सेक्शन टफ आ सकता है, कुछ भी आसान आ सकता है, बहुत आसान पेपर भी आ सकता है, एवरेज भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है। उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ लिस्ट जाती है, और वो कोई मुद्दा ही नहीं है कि हम उसके लिए लड़े या मरे। मेरे खुद के टाइम में मुझे याद है वर्ल्ड हिस्ट्री आ गई थी, लेकिन आप इस पे ये नहीं बनता कि भाई ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। कंपटीशन का मतलब ही है कि आपको बहुत सारी चीजें तैयार करनी पड़ेगी, और अगर कोई चीज 12वीं के ऊपर के लेवल की भी आई है, जैसे इसमें आई थी क्लर्क में, तो उससे भी हमने तब भी कहा था कंपटीशन क्रिएट नहीं होता, क्योंकि वो किसी को भी नहीं आती। कंपटीशन क्रिएट होता है जो एवरेज चीजें हैं ना, जिसको हर बच्चा कर सकता है, उसको आते आते कौन गलत कर गया और कौन ठीक कर गया। तो आप लोगों को सबसे पहली चीज तो यही समझनी पड़ेगी, जो यंगस्टर्स जुड़े हैं, कि आपका जीवन आपका पर्सनल जीवन है। आपको कोई भी कुछ भी कहे, अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं बनती है, अपने लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। आप कहीं भी पढ़िए, कुछ भी कीजिए, फाइनली अपनी लाइफ को अच्छा बनाना आपकी जिम्मेदारी है। और कोई भी किसी का सहारा लेके कुछ हद तक तो चल सकता है, लेकिन अपनी लाइफ का लंबा सफर उसे खुद ही तय करना पड़ता है। और इसमें पेरेंट्स और टीचर्स या सोसाइटी सिर्फ एक थोड़ा सा योगदान दे सकते हैं, एक गाइडलाइन दे सकते हैं, पर पढ़ना और तैयारी खुद बच्चे को करनी पड़ती है। और अगर आगे बढ़ना है तो पहली शर्त होती है खुश रहना, जैसे डिम्पी ने भी कहा। दूसरी चीज होती है नेगेटिव लोगों से बचना, और तीसरी चीज होती है फेलियर को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना। जो लोग फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते वो कभी आगे भी नहीं बढ़ते। अब फिर एग्जाम्स आएंगे, जिंदगी में बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं। एक छोटे से एग्जाम में अगर आप पास नहीं होते हैं तो अपनी कमी ढूंढिए कि यार कहाँ कमी रह गई। एनसीईआरटी में से जो चीजें आई थी, अगर 9वीं 10वीं को ढंग से पढ़ लिया जाए तो कुछ कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया वहां से उठाए हुए थे, तो उसमें से गो थ्रू हो जाइए। देखिए, सिलेबस बढ़ता जाएगा, बढ़ती आबादी का नुकसान हर एक को उठाना पड़ेगा। कंपटीशन ज्यादा हो गया है क्योंकि अब ज्यादा लोग फॉर्म भरते हैं, ज्यादा लोग पढ़ने भी लग गए। हाँ, तो अब धीरे धीरे आप लोगों को बात समझनी पड़ेगी। और आपको बरगलाने वाले, बहकाने वाले तो बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी में आज से 5 साल 7 साल 10 साल बाद आप अकेले खड़े होंगे, तब कोई टीचर आपके साथ नहीं होगा। वहां आपको ये देखना पड़ेगा आज से 5-7 साल बाद मेरे जीवन का क्या होगा। 2030 की, 25 की, 28 की दिवाली आप जब मना रहे होंगे, तो उस टाइम पे आपकी लाइफ में ना कोई टीचर की इंपॉर्टेंस होगी ना किसी चीज की। तब ये बात मायने रखेगी कि आप नौकरी में हैं कि आप नौकरी में नहीं पहुंच पाए। तो मेहनत कीजिए, त्योहार है, एंजॉय कीजिए, और लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहिए। अपने ये भी देखना चाहिए कि जो हम आज स्टेप ले रहे हैं, इसका असर हमारे जीवन पे कैसा आएगा। कभी भी किसी को भी दोष मत दीजिए किसी भी चीज का। एक मैंने खास चीज देखी, जितने लोग कामयाब हुए, क्योंकि मेरे एक सर्कल था, हम सभी लोग, मेरे साथ जो लड़कियां थी, हम सभी कामयाब हो गए थे, और मेरे सभी संगी साथी आज अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं। तो एक कॉमन चीज मैंने देखी हम सब लोगों में जो थी, हम बहुत डेडिकेटेड थे, हार्डवर्किंग तो थे ही, कोई ऐसा नहीं कि बहुत इंटेलिजेंट थे, मैं तो बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट थी, हार्डवर्किंग थी, घंटों घंटों पढ़ना। और एक चीज और मैंने देखी कॉमन, कि जितने लोग सक्सेसफुल हैं ना, वो हमेशा इसका जो श्रेय है ये दूसरों को देते हैं,
और फेलियर हमेशा अपने सिर पे लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है। तो जब भी फेलियर को आप फेस करें उसका कारण अपने आप में ढूंढें ताकि आप अपने आप को बेहतर बना पाएं। और जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे तो यह बात आपकी समझ में आ जाएगी कि सफल लोग हमेशा अपनी सफलता का श्रेय दूसरे को देते हैं और असफलता में अपनी कमी, अपनी गलतियां ढूंढ के आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आज इतना ही कहूंगी, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। और ठीक है, लाइफ है, कभी मुश्किल, कभी उतार, कभी चढ़ाव, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये आते रहेंगे। पर सबसे पहली जरूरत है हम खुश रहें और जब कभी इस तरह से प्रॉब्लम्स आए तो उनको फेस करें डट के और फिर दुगने साहस के साथ खड़े हो जाएं। क्या हुआ जो एक पेपर नहीं हो पाया, क्या फर्क पड़ता है, दुनिया फिर से ऐसे ही वही बात होती है कि तैयारी में जुड़ जाएगी। जो काबिल लोग हैं, जो नाकाबिल हैं, उनको बहाना मिल गया कि भैया पेपर बहुत टफ था, अब वो तैयारी करना छोड़ देंगे। कोई बात नहीं, हम अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। जैसी होगी हमारी लाइफ अपने कारण से होगी, अपने कर्मों से होगी। बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली एक बार फिर से मेरी तरफ से। मुझे एक सवाल का जवाब और दो। जॉब लगने से पहले तुम लोगों को जॉब लगना आसान दिखता था या मुश्किल? सर पहले मुश्किल ही दिखता था, और जब जॉब लग गई तब? अब लग रहा है कि बहुत इजी था सब कुछ। लाइक अच्छा सा पीरियड चल रहा था वो, और तब होता था कि यार डिप्रेशन चल रहा है ये तो। ये लड़कियां जो दोनों जॉब में है ना, तो जॉब लगने से पहले इन्हें भी यही डर लग रहा था जो तुम लोगों को लगता है डर। एक आधा बेचारा जो है दुखी आदमी इस प्रकार से। एक कह रहा है राजस्थान में आईसीएस फेल। तो राजस्थान में भाई साहब गंगानगर है एक शहर का नाम, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर के सेंटर से 5 बच्चों ने टॉप किया है, ऑल इंडिया टॉपर। आईसीएस की सभी ब्रांचेज में सबसे ज्यादा टॉपर गंगानगर से निकले हैं। हमारी जो श्री गंगानगर की ब्रांच है 5 बार टॉपर, सूरतगढ़ से 2 बार टॉपर निकले हैं, नौहर से टॉपर निकला है, भादरा से टॉपर निकला है। तो श्री गंगा जो है राजस्थान में, किसने बताया आईसीएस फेल हो गया? राजस्थान में आईसीएस फेल नहीं हुआ, राजस्थान में रीट का एग्जाम लीक हुआ। 3 लाख रुपए की, 6 लाख रुपए की चप्पल, 15-15 लाख रुपए का काम। राजस्थान एसआई का पेपर लीक हुआ, राजस्थान पटवार का पेपर लीक हुआ। कितने ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। और हरियाणा के स्टूडेंट्स ने रीट में उसके बावजूद भी जो है नंबर लिए हैं। और रीट के स्टूडेंट्स का, बहुत सारे बच्चों का यहां पर फोटो लगा रखा है। राजस्थान के अंदर पटवार का और जो बाकी एग्जाम आए ना, तब तुम देख लेना उसका रिजल्ट। किसने बताया? पढ़ाई फेल कभी नहीं होती, ईमानदारी कभी फेल नहीं होती, मेहनत कभी फेल नहीं होती, और आईसीएस कभी फेल नहीं होगा। जिस दिन आईसीएस बच्चों को पढ़ा करके नौकरी लगाने लायक नहीं बचेगा ना, तो हमारे पास इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। हम बच्चों की जिंदगी बर्बाद करके जो है ये सब नहीं करने वाले हैं। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि बच्चों की आवाज नहीं उठाते, तो बच्चों की आवाज गलत बात पर हम बच्चों को नहीं लेके जाएंगे, हम गलत बात बच्चों के मन में नहीं डालेंगे। बच्चों को पॉजिटिव रखना सबसे पहला काम होता है। जिस टाइम पर गलत हो रहा था, सबसे आगे मैं खड़ा था, अपने नाम से मैंने सब कुछ किया था। जो जितने नेगेटिव बोलने वाले लोग हैं, उस टाइम पर ये अगर एक भी कहीं पर भी जो सामने आया हो, तो ये सारे के सारे ऐसे लोग थे। ये लोग एक चीज और जो ये कह रहे हैं कि आईसीएस फेल, भाई आईसीएस की चिंता आप ना करें। आईसीएस में हम लोगों के पास जो स्किल्स हैं वो इतनी हैं कि हम जिंदगी में फेल नहीं होंगे। हमने अपने यंग एज में इतनी मेहनत कर ली है कि हम जिंदगी में फेल नहीं होंगे। और आईसीएस अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। और परिमल सर का एक, जैसे होता है ना भाई, एक दिमाग का एक विचार था जिसने एक मूर्त रूप लिया और दुनिया के सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। और आईसीएस जो खड़ा है ये अपने दम पे, अपनी स्किल्स पे, हमारी काबिलियत पे खड़ा हुआ है, हमारी मेहनत पे खड़ा हुआ है। तो इसलिए जो ये कह रहा है कि आईसीएस फेल, वो अपने आप को जज करे। वो कितने बड़े घर में रहता है, उसने अपनी मेहनत से कितना बड़ी कोठी बना ली, कितनी बड़ी गाड़ियां ले ली, समाज के लिए उसने क्या कर दिया, कुछ बहुत अच्छा कहीं दान दिया या कोई बहुत बड़ा नाम कमा लिया, तो वो जजमेंट करे। अदरवाइज पहली चीज होती है, जैसे फेल किसी को कह सकते हैं आप तब जब आपका रुतबा, आपका नाम उससे बड़ा हो। तो आप जितने भी लोग हैं, और मैं तो ये कहूंगी किसी भी टीचर के अंदर अगर पढ़ाने का गुण है ना, ये सिर्फ एक स्किल है जिसपे आप पूरी जिंदगी बैठ के खा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना अगर आपको पढ़ाना आता है। हर टीचर ये बात जानता है, जिसको पढ़ाना आता है उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो एक किराए के घर में भी 4 स्टूल डालेगा ना, अगर वो पढ़ाने में अच्छा है तो उसके पास वो 4 स्टूल से 40 कप बन जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो जिसके पास पढ़ाने की कला है वो कभी फेल नहीं होता, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। जो बेचारे ये 2-4
बार आईसीएस के चाहने वाले हैं। आईसीएस की हाँ, ये कुछ होते हैं ना इस तरह के बच्चे। हाँ, तो बच्चों जो बच्चे सच में स्टूडेंट हैं वो ऐसा सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एक बच्चे को सबसे बड़ी जरूरत होती है अपना सोचने की। देखिए, जब मैं स्टूडेंट थी मुझे याद है मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी मेरी लाइफ कैसी होगी। तो हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए उसका जीवन कैसा होगा। आईसीएस का क्या होगा या किसी का भी क्या होगा ये आप ना सोचें। स्टूडेंट तो खैर सोचता भी नहीं है, ये वो सोचते हैं जो बेचारे कंपटीशन में कहीं स्टैंड नहीं कर पाते। और ऐसे लोगों का कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जो अपनी एनर्जी को दूसरे से चिढ़ने में, दूसरे से जलने में या ईर्ष्या में लगाते हैं, वो हमेशा दूसरों के लिए सपने सोच सोच के खुश हो जाते हैं कि फलाना फेल हो गया, ये फेल हो गया। फेल उसे कहते हैं जो पहली बार कोई स्टेप लेके पीछे रह जाए। आईसीएस ने एक्सपेरिमेंट करके अपने आप को दिखाया है कि आईसीएस क्या कर सकता है, और हमारे पास एक हुनर है पढ़ाने का जो फेल कभी नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई कभी भी ऐसी चीज नहीं है कि वो पीछे आ जाए। पढ़ाई हमेशा आगे लेके जाएगी, और पढ़ाई से हमें प्यार है तो हम अपने बच्चों को इस काबिल बनाते रहेंगे कि वो भी पढ़ाई से प्यार कर सके। तो इसलिए जो 2-4 बेचारे ये इस तरह के हैं, ये जिनकी आदत ही फितरत ही है दुखी रहने की, वो ऐसे ही ठीक है। भगवान जैसे वो खुश रहते हैं चिढ़ के ईर्ष्या में, वैसे ही रहें। वैसे 99% लोग बहुत अच्छे होते हैं, और जो अपने लिए अच्छा चाहता है ना वो अपने लिए सोचता है, अपने लिए काम करता है। जो दूसरों को गाइड करता है या तो वो सक्सेसफुल होना चाहिए, या फिर उसने कुछ करके ऐसा दिखाया हो कि दुनिया उसको सलाम करे। अदरवाइज ऐसे ही कहने वाले तो दुनिया बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं। अपने आप को कामयाब करने के लिए मेहनत कीजिए, खुश रहिए, और अपने स्ट्रगल पीरियड को भी एंजॉय कीजिए। ये बाद में जाके समझ में आएगी कि ये पीरियड कितना खूबसूरत था। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम लोगों को भी। थैंक यू सर।